हमारे चैनल बॉलीवुड मूवी इनसाइड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ हाल ही में रिलीज एक बेहतरीन मूवी द सिग्नेचर। इस मूवी में हम एक कपल को देखेंगे जो अपनी पूरी लाइफ अपने बच्चों के लिए गुजार देते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है अब सब कुछ सेट है, अब वो अपनी लाइफ अपने लिए जी सकते हैं, तभी उनकी जिंदगी में एक हादसा होता है और वो हादसा उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये मूवी काफी पसंद आएगी। तो दोस्तों, प्लीज इस मूवी को आखिरी तक देखें। मूवी के शुरुआत में हमें अरविंद और मधु नाम के एक कपल को दिखाया जाता है, जिसमें अरविंद का रोल अनुपम खेर ने किया है। वो दोनों अभी हाल ही में अपने शादी की 35वीं सालगिरह मनाने के बाद वो यूरोप घूमने का प्लान करते हैं, क्योंकि उनके बच्चे अब सेटल हो चुके थे। और हम देखते हैं अरविंद और मधु की फैमिली उनको विदा करने के लिए एयरपोर्ट पर आते हैं। अब अरविंद और मधु एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं और सेल्फी लेते हैं। तभी एकाएक मधु चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि ब्रेन हेमरेज का अटैक है। अब मधु की हालत काफी सीरियस थी, उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है और हम देखते हैं अरविंद मधु के पास बैठा होता है और पुरानी यादें साझा करता है। हालांकि मधु बेहोश होती है। तभी मधु की एकाएक और भी हालत खराब होने लगती है, तो अरविंद नर्स को बुलाता है। तो नर्स उसको बोलती है कि जो दवाएं डॉक्टर साहब ने बोली थी क्या आप लाए हो। तो अरविंद जाता है अपने बेटे से पूछने के लिए कि वो मेडिसिन लाया या नहीं लाया। तो अरविंद का बेटा उसको बताता है कि डॉक्टर ने डीएनआर साइन करने के लिए बोला है। हालांकि अरविंद को डीएनआर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो डॉक्टर से मिलता है और पूछता है कि ये डीएनआर क्या है। तो डॉक्टर अरविंद को बताते हैं कि डीएनआर का मतलब हुआ मरीज को किसी भी तरह की मशीनी सहायता नहीं प्रोवाइड की जाएगी, मतलब वेंटिलेटर। तो अरविंद पूछता है क्या बिल्कुल उम्मीद नहीं है मधु के बचने की। तो डॉक्टर बोलते हैं मैं ऐसा नहीं कह रहा, ऐसा आपके बेटे ने मुझसे बोला कि वो डीएनआर साइन करने के लिए तैयार है। तो अरविंद नाराज होता है। वो बोलता है एक हस्बैंड वाइफ के बीच में वो कौन होता है बोलने वाला। तो अरविंद का बेटा बोलता है पापा पिछले कुछ दिनों में लाखों रुपए खर्च हो गए और हमारे पास अब इतने पैसे नहीं है कि हम माँ का इलाज करा सकें। तो अरविंद बोलता है मैं हर हालत में उसकी जान बचाऊंगा, तुम पैसे से सपोर्ट ना कर सको तो मत करो, कम से कम ऐसे हालात में तुम मेरे साथ तो खड़े रहो। अब अरविंद दुखी मन से अपनी बेटी के घर जाता है। जब अरविंद अपनी बेटी से मिलता है तो उसे बोलता है कि मुझे ऐसा कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं और मुझे उसे बचाना है, तो इसलिए तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो और आने वाले समय में मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। अब हम देखते हैं अरविंद अपने दामाद के साथ डिनर टेबल पर होता है। तो उसका दामाद बोलता है कि पापा पैसे तो बहुत है, लेकिन सब के सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और आपको देने के लिए अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उसकी बेटी अपने पास से अरविंद को 50,000 रुपए और अपने सोने की कंगन देती है और बोलती है माँ के इलाज के लिए बस मेरे पास इतना ही है। अब अरविंद वापस हॉस्पिटल आ जाता है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो नर्स उसे दवाओं की एक लिस्ट देती है और बोलती है ये सारी दवाएं आप जल्द से जल्द लेकर आओ। वहीं हम देखते हैं कि अरविंद के बगल में एक और आदमी बैठा होता है जिसका रोल रणबीर शौरी ने निभाया है। उसका बेटा भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जो वहाँ की मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर पर काफी नाराज होता है और बोलता है कि आप लोग इलाज के नाम पर लूट रहे हो, पेशेंट के इलाज के नाम पर ढेर सारे फालतू सामान मंगाते हो जिनका तो आप इस्तेमाल भी नहीं करते, और हम लोग आप लोगों की बातों पर भरोसा करते हैं और जो भी पर्ची देते हो वो सारा सामान लेकर आते हैं। अब हम देखते हैं अरविंद की बहू हॉस्पिटल आती है। तो अरविंद उसे पैसे देता है और बोलता है कि मैं गाँव जा रहा हूँ, तुम अपनी माँ की देखभाल करना। और जब अरविंद अपने गाँव पहुँच तो उसे मधु के साथ बिताए हुए वो पुराने और अच्छे पल याद आते हैं। वो सोचता है अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है जब वो और मधु इस घर में अपनी 35वीं शादी की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे थे और आज मधु जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। तभी अरविंद का दोस्त उससे मिलने आता है। तो अरविंद उसको बोलता है कि मेरा एक घर बेचने में मेरी मदद करो और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अरविंद का दोस्त बोलता है कि गांव में कोई भी आदमी तुम्हारा घर नहीं खरीद पाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें पैसे आज ही चाहिए और अभी चाहिए। तो भाई अपने घर पर इतने पैसे गांव में कौन रखता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, तब तक तुम अपने बेटे को यहाँ बुला लो। तो अरविंद पूछता है बेटे को क्यों। तो बताता है तुम्हारा एक घर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है जिसमें तुम्हारे बेटे का भी नाम है और उसके सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। तो अरविंद तुरंत ही अपने बेटे को
कॉल करता है तो उसका बेटा घर बेचने से मना कर देता है। तो अरविंद बोलता है कि मैं अपने बेटे के जाली सिग्नेचर करके इस घर को बेच दूंगा। तो उसका दोस्त उसको समझाता है ऐसा करना बहुत ही गलत है, तुम पकड़े जाओगे और तुम्हें जेल हो जाएगी, तो फिर भाभी की देखभाल कौन करेगा। अब अरविंद को कोई रास्ता नहीं सूझता कि वो पैसे कहाँ से लाए। तभी उसे अपने भाई की याद आती है जो कि उसके पुश्तैनी गांव में रहता है। तो अरविंद अपने पुश्तैनी गांव अपने भाई से मिलने जाता है। तो अरविंद देखता है उसके भाई की भी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका भाई उसके लिए 1 लाख रुपए का बंदोबस्त करता है। अब अरविंद वापस हॉस्पिटल आ जाता है तो उसकी बहू बताती है कि माँ जी की हालत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन अब वो ठीक है। जो पैसे आपने मुझे दिए थे वो मैंने डॉक्टर को दे दिए और उन्होंने दवाइयों की एक लिस्ट दी है जो हमें अभी लाना है। और तभी अरविंद का फ्रेंड रमेश उससे मिलने आता है और उसको बताता है मैंने एक न्यूज़पेपर में एक एनजीओ के बारे में पढ़ा है। उन लोगों ने कुछ दिन पहले ही एक लड़का जिसके हार्ट में प्रॉब्लम थी, लोगों से उस लड़के की ऑपरेशन के लिए अपील किया और लोगों ने काफी पैसे दिए और उस लड़के का इलाज हुआ और अब वो ठीक है। तो हमें भी उन एनजीओ वालों से मिलना चाहिए। लेकिन जब अरविंद एनजीओ के लोगों से मिलता है तो बोलते हैं जिस लड़के के लिए हमने वो कैंपेन चलाई थी वो लड़का यंग था और आपकी वाइफ अब बूढ़ी हो चुकी है, तो उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अरविंद उनकी बातों से काफी हर्ट होता है और बोलता है तो क्या इस देश में बूढ़े लोगों की कोई कदर नहीं है। तो वो लोग अरविंद से पूछते हैं कि आपकी वाइफ ने क्या सोशल वर्क किए। तो अरविंद बोलता है कि उसने अपने परिवार को पाला, अच्छी शिक्षा दी, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया। क्या ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन एनजीओ वाले उसकी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं थे। अरविंद उनसे हेल्प के लिए गिड़गिड़ाता है लेकिन वो लोग फिर भी तैयार नहीं होते। तो वो लोग पूछते हैं अरविंद से कि क्या आपने कोई हेल्थ पॉलिसी खरीदी थी। तो अरविंद अपने गांव के दोस्त अरुण को कॉल करता है और उसको बोलता है कि मेरे घर का ताला तोड़कर अंदर जाओ और बॉक्स चेक करो, देखो कि कोई हेल्थ पॉलिसी के पेपर्स है क्या। एक्चुअली अरविंद अपनी लाइफ में इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं रखता था, जो भी करती थी उसकी वाइफ ही करती थी। जब अरुण अरविंद के घर जाता है तो उसे अरविंद के घर पर एक लेटर मिलता है और अरविंद के घर में जाकर वो पेपर चेक करता है तो उसे एक 2 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का पेपर मिलता है। अब अरुण और अरविंद उस पेपर को लेके हेल्थ इंश्योरेंस के ऑफिस जाते हैं तो वहाँ का क्लर्क बोलता है कि ये जो पॉलिसी आपकी वाइफ ने खरीदा था इसके लिए आपको पैसे तभी मिलेंगे जब आपकी वाइफ की डेथ हो जाएगी। तो अरविंद उसके हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, उसके पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे मेरी वाइफ की जान बचानी है, जो भी पैसे बन पाते हैं वो दे दो। वो बोलता है कि सर मैं मजबूर हूँ और मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। अब अरविंद वापस हॉस्पिटल आ जाता है तो डॉक्टर अरविंद को बोलता है कि मेरी एक सलाह है, आप अपनी पत्नी को किसी सस्ते हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। तो अरविंद बोलता है क्यों। तो डॉक्टर बोलता है मुझे पता है कि आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि आप लंबे समय तक अपने पेशेंट को इस हॉस्पिटल में रख सकें, क्योंकि इस हॉस्पिटल का खर्च बाकी हॉस्पिटल से ज्यादा है। तो अरविंद बोलता है इसका मतलब ये हुआ कि अगर पैसे नहीं है तो इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। तो डॉक्टर बोलता है देखिए एक डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं और जब कोई आदमी डॉक्टर बन जाता है तो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए जाएं। अरविंद अपनी वाइफ के पास जाता है और उससे बोलता है कि सुना तुमने, डॉक्टर मुझसे मेरी कैपेसिटी के बारे में पूछ रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी कितनी सांसें खरीद सकता हूँ। और अरविंद अपनी वाइफ के पास बैठकर बहुत रोता है। वो सोचता है कि अगर ये सब होना था तो कुछ दिन पहले होता, क्योंकि अरविंद ने अपने रिटायरमेंट के बाद एक बड़ा घर खरीदा था और जिसमें उसने अपने बेटे का भी नाम डाल दिया और उसका बेटा आज वो घर बेचने के लिए मना कर रहा है। तो ऐसे धन और ऐसे प्रॉपर्टी का क्या फायदा जिसकी जरूरत पर हम इस्तेमाल ही ना कर सकें। और दूसरी तरफ हम रमेश को देखते हैं जो अपने गले की चेन एक ज्वेलरी की दुकान पर बेचने जाता है। तो दुकानदार रमेश से उस चेन का बिल मांगता है, लेकिन बिल तो उसके पास था नहीं। तो दुकानदार रमेश को सिर्फ 35,000 रुपए उसके बदले देता है। और इधर हम देखते हैं अरविंद उस लाइब्रेरी में जाता है जहाँ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी, जहाँ उसने जॉब किया था, वहाँ जाकर बैठ जाता है। काफी देर बैठने के बाद जब वो बाहर आता है तो वहाँ उसकी मुलाकात उसके कॉलेज के फ्रेंड अंबिका से होती है, यानी कि महिमा चौधरी। तो अंबिका उससे बोलती है कि तुमने अपनी क्या हाल
हालत बना रखी है, बड़ी हुई दाढ़ी, और मेरा लेटर तुम्हें मिला या नहीं? तो अरविंद बोलता है हाँ मिला तो, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। फिर अंबिका अरविंद को अपने घर पर ले जाती है। अब दोनों बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं। तो अरविंद अंबिका के बेटे के बारे में पूछता है। वो बताती है कि मेरा बेटा आउट ऑफ इंडिया सेटल हो गया है, उसकी शादी हो गई है और उसका एक छोटा बच्चा भी है। तो अंबिका बोलती है कितने साल बाद हम मिल रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद है मैं तुम्हारी बेटी की शादी में आई थी, तभी हमारी मुलाकात हुई थी। अब अंबिका अपने लिए और अरविंद के लिए वाइन लेकर आती है। दोनों साथ बैठकर वाइन पीते हैं। तो अंबिका बोलती है कि 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तो अरविंद बोलता है हाँ मुझे पता है, और मैं भी आया था और पूरा ग्रुप आया था। तो अंबिका बोलती है लेकिन तुम मुझसे मिले क्यों नहीं? तो अरविंद बोलता है कि मैंने ही सब लोगों को मना कर दिया था, क्योंकि तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं गई और मैं चाह कर भी तुमसे नहीं मिल पाया। तो अंबिका बोलती है अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, और बताओ जिंदगी कैसे चल रही है? आज मेरे घर रुकोगे ना? चलो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद का खाना बनाती हूँ। तो अरविंद बोलता है क्या तुम्हें मेरी पसंद आज भी याद है? तो अंबिका बोलती है भला मैं तुम्हारी पसंद कैसे भूल सकती हूँ? लेकिन अरविंद अंबिका के घर रात में नहीं रुकना चाहता था। तो अंबिका बोलती है क्या तुम भूल गए, कॉलेज के टाइम तुम मेरे घर पर रुकने के बहाने ढूंढा करते थे और तुम मुझे पसंद भी करते थे। तो अरविंद बोलता है वो दिन और थे। तो अंबिका और अरविंद अपने कॉलेज के टाइम याद करके बहुत खुश होते हैं। तभी अंबिका बोलती है अरे तुमने तो मेरी पूरी फैमिली के बारे में पूछा, लेकिन मैं तो भूल गई, कैसे है तुम्हारे बच्चे? तो बोलता है कि बच्चे ठीक है, सब अपनी अपनी जगह पर सेटल हैं। तो अंबिका मधु के बारे में पूछती है। पहले तो अरविंद उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता था, लेकिन फिर वो बता देता है। वो बताता है कि मधु अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको ब्रेन हेमरेज का अटैक आया। अरविंद की बात सुनकर अंबिका बहुत दुखी होती है। अब दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अरविंद अंबिका के घर से जाना चाहता था, लेकिन वो देखता है बाहर तेज बारिश हो रही थी। तो अरविंद वहीं रुक जाता है। रात में सोने से पहले अरविंद देखता है अंबिका के बाल काफी छोटे होते हैं। इसका मतलब अभी तक अंबिका ने विग लगा रखा था। तो अंबिका बताती है उसको कैंसर है और वो आखिरी स्टेज पर है, उसकी भी जिंदगी चंद दिनों की मेहमान है। अरविंद जो पहले से काफी दुखी था, अंबिका की ये बात सुनकर वो और भी दुखी हो जाता है। वो वहीं बैठकर रोने लगता है। तो अंबिका बोलती है यही तो जिंदगी है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। मैं घूमती हूँ, फिरती हूँ और अपनी बची हुई जिंदगी को एंजॉय कर रही हूँ। और हम देखते हैं अरविंद वहीं सोफे पर सो जाता है। तो अंबिका उसका बैग चेक करती है और उसे हेल्थ इंश्योरेंस वाली फाइल मिल जाती है। तो अंबिका समझ जाती है कि अरविंद को पैसों की प्रॉब्लम है, लेकिन संकोचवश अरविंद ने उससे कुछ नहीं बताया। और जब अंबिका सो जाती है तो अरविंद चुपके से उसके घर से निकल जाता है और भीगते हुए हॉस्पिटल जाता है। जब वो हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचता है तो देखता है वो आदमी जिसका बच्चा वहाँ एडमिट था, यानी कि रणवीर शौरी, उस बच्चे की आज डेथ हो जाती है। और रणवीर शौरी बाहर गेट पर खड़ा होकर रो रहा होता है। अब अरविंद अपनी वाइफ के बेड के पास जाकर बैठ जाता है। तो अपनी वाइफ से बोलता है कि सालों बाद आज अंबिका से मुलाकात हुई। देखने में वो बहुत खुश थी, लेकिन मुझे पता चला कि उसको कैंसर है और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें भी नहीं बचा पाऊंगा। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुम चली जाओगी, क्योंकि जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही है। मुझे दुख इस बात का है कि तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, मैं तुम्हें बचा नहीं पा रहा। इसके बाद अरविंद अपनी वाइफ से लिपट कर रोने लगता है। अब अरविंद दुखी मन से वहाँ से उठता है और कैंटीन में जाकर बैठ जाता है। और आज उसे बहुत सारी बातें याद आ रही थी कि जब उसने अपने बेटे से बोला घर को बेचने के लिए तो उसने मना कर दिया। इसका मतलब कि जिस संतान के लिए इंसान पूरी जिंदगी संघर्ष करता है और आखिरी समय में वो सारे लोग उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तो अरविंद बोलता है किसी के खो देने से ज्यादा खौफनाक होता है उसके खोने का डर। और अपने बैग से ODNR फॉर्म निकालता है और उस पर अपने साइन कर देता है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं अंबिका को, जो हॉस्पिटल आती है और अरविंद की वाइफ के नाम से 10 लाख डिपॉजिट कर देती है और मेडिकल स्टाफ को अपना कॉन्टेक्ट नंबर देती है और ईमेल एड्रेस, और बोलती है कि अगर और पैसों की जरूरत हो तो उसको कॉल करें। और जब अंबिका मधु के बेड के पास जाती है तो देखती है कि मधु के हाथों में मूवमेंट हो रहा है। वो नर्स को बुलाती है और साथ ही अंबिका अरविंद को कॉल करती है, लेकिन अरविंद उसका फोन नहीं पिक करता। जब अंबिका कैंटीन में जाती है तो देखती है वहाँ पर अरविंद एक टेबल पर चुपचाप बैठा होता है। वो अरविंद से बोलती है कि मधु के पास गई
थी और रिस्पॉन्ड कर रही है, रुको मैं कॉफी लेकर आती हूँ। तो अंबिका 2 कॉफी लेने जाती है और इधर हम देखते हैं रमेश भी हॉस्पिटल आ जाता है। वो भी भागता हुआ अरविंद के पास आता है और उसे बोलता है कि बहुत अच्छी खबर है कि भाभी अब ठीक हो जाएंगी और रिस्पॉन्ड कर रही है। लेकिन जैसे ही वो अरविंद को टच करता है, अरविंद टेबल पर ही गिर जाता है और हम देखते हैं अरविंद तो अब मर चुका था। शायद अरविंद अब ये मान चुका था कि अब वो अपनी वाइफ की जान नहीं बचा पाएगा और इस दुख की वजह से वो भी अपनी जान गंवा देता है। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।